हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी का यूनिट 5 का रिवीजन करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रही हैं या फिर सेट के एग्ज़ाम की, किसी भी स्टेट के सेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रही हैं, तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अभी 20% ऑफ के साथ आपको 800 में पड़ेगा। जो 1000 रुपये का कोर्स है वो आपको 800 में पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 5 का हम रिवीजन करना है, तो इसमें यो स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखें। भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलनों की जो प्रक्रियाएं हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जैसे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में जो कि संविधान का भाग 9 है, जो संविधान का भाग 9 है, पार्ट 9 है, उसको आप पढ़ लें। ये आर्टिकल इसके जो 243 है उसके ABCD जो भी इसके पार्ट हैं उनको आप पढ़ लें, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, महिला आरक्षण बिल से संबंधित, महिलाओं को जो आरक्षण है 33% जो आरक्षण की बात होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे संबंधित यूनिट 5 से। गैब्रियल आलमंड और सिडनी बार्बा जो उनसे संबंधित समाजशास्त्री हैं, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर में उन्होंने भागीदारी और समाजीकरण पे जोर दिया है। तो जो इन्होंने काम किया है वो राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल जो कल्चर है, जैसे पॉलिटिकल कल्चर कैसा कि जो राजनीतिक दल है वो कैसे किस तरह से बनते हैं, उनका क्या कल्चर है। जैसे कि राजनीतिक दल जाति के आधार पे बने हैं या धर्म के आधार पे बने हैं, तो उन राजनीतिक दलों का गठन कैसे होता है। तो ये इन्होंने इस पे बताया कि एक सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एजेंसी के रूप में है कि जहाँ जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का जो है उद्गम होता है। रामचंद्र गुहा, इन्होंने भारतीय लोकतंत्र में जो विविधता है और विरोधाभासों को संतुलित करने की प्रक्रिया पे ध्यान दिया है। जो भारत में बहुत सारी विविधता हैं लोकतंत्र में, तो उस लोकतंत्र में जो विविधताएं हैं उसके साथ जो विरोधाभास होता है उसको कैसे संतुलित, कैसे समाज व्यवस्थित रहता है, उस प्रक्रिया का अध्ययन किया है। जनजाति, राष्ट्र, राज्य और सीमा, ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर, जनजातीय समुदायों की जो स्वायत्ता है, जो उसकी ऑटोनोमस है, जो जनजातीय समुदाय हैं, राष्ट्र राज्य के साथ उनके कैसे संबंध हैं, सीमाई क्षेत्रों के जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। जैसे कि नागा शांति वार्ता, नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय समूह, जो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय समूह हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। बेरियर एल्बिन जो समाजशास्त्री हैं, बेरियर एल्बिन ने इनके बारे में जो अध्ययन किया है, उन्होंने कहा कि जो जनजातीय समाज है, जो जनजातीय समूह है, उनको आत्मनिर्भर रहने देना चाहिए, उनकी संस्कृति को संरक्षित करना हो। तो वो आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हैं, जनजाति की आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि इसको दूसरी जातियों में मर्ज नहीं करना, इनकी अपनी ही ऑटोनोमस होनी चाहिए। तो जैसे जनजातीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो संविधान में जो आर्टिकल 5 है, अनुसूची जो 5 है, अनुसूची 5 में इसकी जनजातीय क्षेत्रों के लिए उनकी स्वायत्ता, उनके प्रशासन की बात की गई है। तो अनुसूची जो है, अनुसूची 5 जो है उसको, अनुसूची 5, अनुसूची 6 इसके बारे में पढ़ लें। क्रिस्टोफ बान फ्यूरर हेमडॉफ, इन्होंने जनजातियों को राष्ट्र राज्य से जोड़ने की प्रक्रिया पे बात की है। जो जनजातियां हैं वो राष्ट्र राज्य से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर अध्ययन किया है। ब्यूरोक्रेसी से जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में किस तरह का कार्य है, उनकी क्या जवाबदेही है, किसके प्रति जवाबदेही है, उसकी बात है। जैसे कि इससे संबंधित मैक्स वेबर हैं, ये इन्होंने इनका जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है उसको पढ़ लें।
जो अथॉरिटी है उसके बारे में। तो आरटीआई जो सूचना का अधिकार है वो प्रशासन में पारदर्शिता लाता है। तो आरटीआई जो एक्ट है वो 2005 में बना, आरटीआई एक्ट 2005 में, कि इससे जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगती है। सरकार की जो उनकी कार्यशैली है, अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसमें पारदर्शिता आती है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो संबंधित विभाग से जी जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार जो हमें दिया गया है, हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनकी जो जवाबदेही है वो इस एक्ट के तहत तय की गई है कि वो उनकी जो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है वो तय हुई है। मैक्स वेबर ने जो इस ब्यूरोक्रेसी से संबंधित जो आइडल टाइप की जो उन्होंने अवधारणा दी है, आइडल टाइप का जो कंसेप्ट दिया है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का जो नियम पे आधारित है ब्यूरोक्रेसी, उसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो इसी पे आधारित है। जैसे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का जो संरचनात्मक ढांचा होता है वो इसी का उदाहरण है। शासन और विकास, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास, सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, जो कार्यक्रम करती हैं, तो उनके जरिए क्या सामाजिक और क्या आर्थिक विकास हुए। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो विकास के रूप में देखा जाना। अमर्त्य सेन इससे संबंधित समाजशास्त्री जिन्होंने विकास को स्वतंत्रता और क्षमता वृद्धि से जोड़ा है, विकास को जो स्वतंत्र और क्षमता से जोड़ा है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी की योजना जो है वो लागू करना। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी है। एचडीआई का इंडेक्स, जो एचडीआई एक मापन पैमाना है यूएनडीपी का ये एक ये पैमाना है एचडीआई। इसके 3 जो मापक पैमाने हैं, 3 पैमाने हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और इनकम। ये 3 पैमाने हैं। ये एग्ज़ाम में आपको इन पैमानों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ऐसे ऑप्शन होंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन से एचडीआई के पैमाने हैं। और ये किसने दिया है, एचडीआई का जो पैमाना है वो किसने दिया है, महबूब अल हक ने दिया है। और ये यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये एचडीआई जो है वो इसके पैमाने क्या है, हेल्थ, शिक्षा और इनकम। सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। हाँ, जो मैंने यहाँ बताया कि शासन और विकास से संबंधित अमर्त्य सेन, महबूब अल हक के बारे में बताया। तो जैसे पब्लिक स्फीयर जर्गन हेबरमास का दिया हुआ है। हेबरमास का जो कंसेप्ट है पब्लिक स्फीयर जो कि सार्वजनिक क्षेत्र पे, यहाँ पे जो एक छोटा लोकतंत्र की तरह है, लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो वो एक लोकतंत्र का उदाहरण है, वो भी इसी में आएगा। सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स। सार्वजनिक नीति का स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा। जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं उनका स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा और रोजगार पे जो प्रभाव है उसको देखना, सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव को। जैसे आयुष्मान जो भारत योजना है स्वास्थ्य से संबंधित है, और सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में इसको लाया गया ताकि सबको जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और फ्री जो अनिवार्य शिक्षा है वो प्रदान की जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये अभियान जो है वो 2001 में आया। 2002 में फिर राइट टू एजुकेशन जो बिल पास हुआ, राइट टू एजुकेशन, कि सबको जो एजुकेशन है वो मिले। जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत दिए हैं। जैसे भारत में आरक्षण नीति, समानता और सामाजिक जो न्याय तो मिल सकता है, इससे संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया है कि जैसे भारत में आरक्षण, जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण प्रदान किया जाए, महिला या फिर जो जाति से पिछड़े हैं उन अल्पसंख्यकों को आरक्षण की नीति में लाया जाए। पीरे बोर्दू, शिक्षा में सांस्कृतिक पूंजी,
का महत्व बताते हैं। जो शिक्षा है वो एक सांस्कृतिक पूंजी, शिक्षा सांस्कृतिक पूंजी का रोल बताया है कि शिक्षा जो है वो इस एक कल्चरल पूंजी है। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, किसी समाज की राजनीतिक मान्यताएं, परंपराएं और व्यवहार। जो राजनीतिक संस्कृति है तो वो कोई जिस समाज की राजनीति है, राजनीतिक संस्कृति है, उसमें राजनीति में क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं और किस तरह का व्यवहार है, इससे संबंधित। जैसे कि भारत में मतदान के प्रति जो अब जागरूकता बढ़ रही है, पहले मतदान नहीं कम से कम लोग करते थे, अब जो भागीदारिता है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो अगर अपनी सरकार सही चुनेंगे तो ही उन पे जो शासन करने वाले हैं वो उनके प्रति जवाबदेही जो है वो निश्चित हो सकती है। तो जो जागरूकता है मतदान करने की वो बढ़ी, तो ये राजनीति की संस्कृति में आएगा। लुसियन पाई ने राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न प्रकार, जो राजनीतिक संस्कृति है उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया के बारे में बताया है। समान, सहभागी होना और विषय। जैसे भारत में ग्रामीण और शहरी राजनीति की जो भिन्नता है, तो ग्रामीण जो भारतीय समाज में ग्रामों की जो राजनीति है उसमें मुद्दे जो हैं वो अलग होंगे, शहरी राजनीति के मुद्दे अलग होंगे। तो उसमें जो भिन्नता है उसका इस तरह से विषय जो है वो अलग अलग हो सकते हैं राजनीति में। ग्रास रूट लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। स्थानीय स्तर पे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका सशक्तिकरण। स्थानीय स्तर पे जैसे जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका सशक्तिकरण। जैसे ग्राम पंचायतें हैं, उसमें महिलाओं की, सरपंचों की कितनी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना। जैसे गांव में आज भी अगर कोई महिला पंच बनती है तो चेहरा जो होता है वो महिला को होता है, चाहे सीट वहाँ पे महिला की आई है तो वो महिला, तो उसके पीछे जो कार्य करने वाला है वो उसका पति होता है। तो कार्य आज भी उसका महिला के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है और जो पति है वो कार्य वो ही करता है। तो ये देखना कि उसमें जो गांवों का लोकतंत्र है, जो स्थानीय स्तर का लोकतंत्र है, वहाँ पे कितनी भागीदारी सुनिश्चित हुई, कितनी एक्टिवली वो कार्य कर रही हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए कि जो महिला पंचायत हैं, सरपंच हैं, उनकी कितनी भागीदारी है। महात्मा गांधी भी, उनका जो महात्मा गांधी है वो पंचायत से संबंधित अपने जो विचार देते हैं कि जो लोकतंत्र है वो गांव में बसता है, वो पंचायतों से ही शुरू होता है, पंचायतों में। तो लोकतंत्र जो है वो गांव में है। जैसे 73वां संविधान संशोधन और ग्राम सभा। जो 73वां संविधान संशोधन है उसको आप पढ़ लें। आंद्रे बेते, इन्होंने स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक सहभागिता के बारे में बताया। कानून और समाज, लॉ एंड सोसाइटी। कानून और सामाजिक संरचना का परस्पर संबंध। कानून और समाज का क्या संबंध है? समाज में जो कुरीतियां हैं उनको रोकने में कानून कितना अपना जो रोल है वो अदा करता है, कितना वो सक्षम है। तो जैसे दहेज जो निषेध अधिनियम है, ये 1961 में लाया गया, दहेज निषेध अधिनियम। तो इसका सामाजिक जो प्रभाव है, क्या जो समाज में दहेज जो लेने वाले हैं, जो देने वाले हैं, उसको अपराध घोषित किया गया है, ताकि कोई ज़बरदस्ती किसी से दहेज ना लिया जाए। दहेज के कारण लड़कियों को जला दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो इस अपराध को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो जो कानून है उसका समाज पे क्या असर, मतलब उसका क्या संबंध है। तो जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पे रोक लगी है, उनके प्रभाव बताना। इमाइल दुर्खिम, जो कानून है वो समाज की एकजुटता को बताते हैं कि जो कानून है वो एकजुटता का प्रतीक है। कानून अपना रोल प्ले करता है कि समाज में एकजुटता बनी रहे। इन्होंने जैसे समाज के दो रूप बताए हैं, एक प्राचीन समाज और एक आधुनिक समाज। प्राचीन समाज में कहा कि जो कानून था वो दमनकारी कानून था प्राचीन समाज में, और आधुनिक समाज में प्रतिकारी कानून। तो ये दोनों ही कानून समाज की एकजुटता को बनाए रखते हैं। जैसे उदाहरण है कि जो नागरिक कानून है वो और धार्मिक कानूनों में अंतर होता है। जॉन ऑस्टिन ने कानून को राज्य का आदेश माना है। जो कानून होता है वो
उसको कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो राज्य का ये आदेश है कानून। लिंग और विकास। लिंग और विकास, जो विकास योजनाएं होती हैं उसमें महिलाओं के लिए, महिलाएं और जो LGBTQ ये जो समुदाय है इसका समावेश, इसके बारे में LGBT के से संबंधित क्या क्या जो कोटेशंस आई हैं या फिर उनके बारे में क्या करंट में क्या उनके बारे में चल रहा है वो आप थोड़ा सा लर्न कर लें। जैसे उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, और सिमोन दे बेवोर जो नारीवादी विचारधारा से संबंधित हैं, इन्होंने द सेकंड सेक्स में लिंग असमानता की चर्चा की है। जो लिंग असमानता, पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो अधिकारों की कमी, उस अधिकारों की बात की है, उनको समानता का अधिकार मिले। जैसे कार्य क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव ना हो। जूथ बटलर ये भी नारीवादी भावना, नारीवादी आंदोलन से संबंधित हैं। लिंग को एक सामाजिक निर्माण बताया इन्होंने। जेंडर जो है वो एक सामाजिक निर्माण है, क्योंकि जेंडर इन्होंने ये बताया कि जो लिंग है, जो जेंडर है वो एक सामाजिक निर्माण है, क्योंकि लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कम मजबूत हैं, वो इमोशनली वीक हैं। तो ये जो भावना है, ये जो विचारधारा है, ये समाज के द्वारा बनाई गई धारणा है, ये सामाजिक निर्माण है। तो नारीवादी जो आंदोलन से संबंधित जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र और निजी संस्थानों में अनैतिक व्यवहार। जो सरकारी तंत्र हैं वहाँ पे एक भाई भतीजा बात करना, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करना कि जो योग्य है उसको वो अधिकार ना मिले। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये एक अनैतिक व्यवहार है। जैसे CBI द्वारा घोटालों की जांच की जाती है, जो घोटाला हुआ है वो जांच जो है वो CBI द्वारा करना कि वो भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ। रॉबर्ट मर्टन ने इससे संबंधित जो सामाजिक संरचना है और भ्रष्टाचार, इनोवेटर की भूमिका बताई है। तो रॉबर्ट मर्टन ने व्यवहार के 5 अनुरूप बताए हैं। मर्टन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। उनके 5 जो व्यवहार के 5 अनुरूप बताए हैं, उन्होंने 5 पैटर्न बताए हैं। जैसे साधन जो है और संस्था के साधन और लक्ष्य, कोई साधन को मानते हैं या लक्ष्य को नहीं मानते। इनोवेटर्स में है कि साधन को नहीं मानते लेकिन लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो मतलब जैसे एग्ज़ाम में पास होना है तो पास कैसे होना है कि नकल करके ही पास हो जाना, लेकिन अपना लक्ष्य पाना है बस किसी भी तरीके से। यही भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये रॉबर्ट मर्टन का इससे संबंधित कंसेप्ट है। तो इसको आप रॉबर्ट मर्टन की वीडियो में देख सकते हैं। जैसे पद का दुरुपयोग करना, अपने पद पे होते हुए उसका दुरुपयोग करना, उस लक्ष्य को पा लेना चाहे वो रास्ता गलत अपना लिया। इसके अलावा पॉल एफ लेजरफील्ड, इन्होंने भ्रष्टाचार के सामाजिक परिणाम बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, यूनिसेफ, WHO जैसे संगठनों का विकास कार्यों में योगदान। ये जो विश्व बैंक, यूनिसेफ है, WHO है, इनके बारे में थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन, कौन है इसके अध्यक्ष या फिर इनका जो कार्य है, बस इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें। WHO द्वारा भारत में पोलियो का उन्मूलन कार्यक्रम जो है, जैसे WHO ने कौन से अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा बड़ा जो कार्य है जो समाज के कल्याण के लिए हुआ, ऐसे मुद्दों को पढ़ के जाएं। WHO द्वारा भारत में पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम। इमानुएल वालस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? इमानुएल वालस्टीन ने। जैसे विश्व बैंक की जो भूमिका है उसकी क्या भूमिका रही है? पॉल स्टीटेन, इन्होंने टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दी है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका जो अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आप उसके 17 गोल्स हैं उनको भी आप पढ़ लें। जो ऊपर के 4-5 हैं उनको आप ज़रूर से देख लें कौन कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामाजिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन, सोशल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट्स। सोशल जो मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें विरोध जो प्रदर्शन होता है उनसे संबंधित। इमाइल दुर्खिम,
उन्होंने सामाजिक एकजुटता सोशल सॉलिडारिटी पे जोर दिया कि बताया कि जो सामाजिक आंदोलन है उसका उद्देश्य जब समाज में जागरूकता समूह अपने अधिकारों के प्रति अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होती हैं तो वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव तो सामूहिक चेतना बनती है। तो जब सामूहिक चेतना को जागृत करना होता है तो जब वो सामूहिक चेतना उनकी जागृत होती है तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो ये उनका किससे संबंधित है? सामूहिक चेतना से, जो समाज में आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं। उदाहरण जैसे भारत में चिपको आंदोलन, चार्ल्स टिली उन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी दी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी दी है जो बताती है कि आंदोलन सफल तब होते हैं अगर जब संसाधनों का और नेतृत्व का सही तरीके से प्रबंधन किया गया हो तो ही आंदोलन जो है वो सफल होते हैं। जैसे कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ, CAA बिल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें। राजनीतिक गुट और दबाव समूह, पॉलिटिकल फैक्शंस एंड प्रेशर ग्रुप्स। गैब्रियल आलमेंट्स उन्होंने दबाव समूहों प्रेशर ग्रुप्स को आधुनिक लोकतंत्र की अभिन्न अंग बताया। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये अपनी बात मनवाते हैं जो इनके हित के लिए होता है। तो ये जो ग्रुप होता है, दबाव समूह होते हैं, ये ऐसा समूह होता है, ये सरकार पर प्रेशर करते हैं कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। जैसे भारत में किसान संघ, रॉल्फ मिलीबैंड इन्होंने कहा कि जो दबाव समूह है वो पूंजीवादी समाजों में सत्ता पे प्रभाव डालता है। जो पूंजीवादी समाज है उनकी सत्ता पर भी प्रभाव डालता है। पूंजीवादी समाजों में अपनी सत्ता पे प्रभाव जैसे कि वो अगर उनको जो बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं वो भी सरकार पे अपना क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो पूंजीवादी समूह होता है वो अपने किसी उद्देश्य के लिए बना होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सत्ता पे अपना प्रभाव जमाते हैं। तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। जाति, जातीयता, विचारधारा, लिंग, विकलांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन, मूवमेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन्स। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ आंदोलन किया। जैसे कि महाड़ सत्याग्रह जो किया उन्होंने, अस्पृश्यता के खिलाफ, जो छुआछूत है उसके खिलाफ उन्होंने जो सत्याग्रह किया है, महाड़ सत्याग्रह। एंथनी गिडेंस इन्होंने जातीयता और पहचान को सामाजिक गतिशीलता का हिस्सा माना है। जैसे कि असम आंदोलन 1979-1985 में हुए। सिमन डे बिवोर इन्होंने नारीवादी जो आंदोलन है उसमें लैंगिक असमानता के खिलाफ आंदोलन किया, उसको परिभाषित किया। तो जो लिंग मतलब पुरुष और स्त्री को जो उनको समानता मिले तो उसके लिए उन्होंने जो आंदोलन किया। जैसे उदाहरण के लिए मीटू जो मूवमेंट चला तो कुछ औरतें जिनके साथ कुछ गलत हुआ वो भी मीटू आंदोलन में फिर वो भी सामने आई, वो भी अपने मत को उन्होंने रखा कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है। सिविल सोसाइटी और नागरिकता, जर्गन हेबरमास उन्होंने सिविल सोसाइटी को एक ऐसा स्थान बताया यहाँ लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा कर सकते हैं। जर्गन हेबरमास कहते हैं कि इन्होंने पब्लिक स्फीयर की जो अवधारणा दी है तो वहाँ पे लोग एक लोकतंत्र का उदाहरण है वो, कि वहाँ पे लोग अपने एक अधिकारों और कर्तव्यों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे का लोकपाल जो आंदोलन हुआ था। TH मार्शल उन्होंने नागरिकता को 3 हिस्सों में बांटा है। जो नागरिकता है वो 3 हिस्सों में बटी है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। ये इन्होंने 3 विषयों में बांट के इसको समझाया है कि नागरिकता, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। गैर सरकारी संगठन सक्रियता, नेतृत्व, NGO एक्टिविज्म एंड लीडरशिप। अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने कहा कि जो NGO हैं वो विकास के लिए सक्रिय भागीदार होते हैं। NGO समाज के विकास करने के लिए वो एक्टिवली भागीदारी होती हैं उनकी। जैसे सेव द चिल्ड्रन का कुपोषण के खिलाफ उन्होंने अभियान, जो NGO का है अभियान है। पॉलो फेरी इन्होंने एजुकेशन फॉर लिबरेशन
का सिद्धांत दिया है, एजुकेशन फॉर लिबरेशन का सिद्धांत जो कि सामाजिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। आरक्षण और राजनीति, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, ज्योतिराव फुले, इन्होंने पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत की है, जैसे कि मंडल आयोग की सिफारिशें। लुइस डुमोंट हैं, उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को एक हायरार्की ऑफ प्योरिटी के रूप में समझाया है। आरक्षण और राजनीति से संबंधित जो उसमें दिए गए हैं, संविधान में दिए गए हैं आर्टिकल, आप उनको थोड़ा सा पढ़ लें, रिजर्वेशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसका रिवीजन किया है यूनिट 5 का। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, जो कि आपको 800 में पड़ेगा, 20% ऑफ के साथ है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 800 में पड़ेगा। तो बाद में इसकी जो फीस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो PDF जो है वो ऐप में ही आप पढ़ सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।